अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम बिजनेस लॉ की क्लास ले रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो लास्ट क्लास से ऑनवर्ड हमारा जो चल रहा है दैट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और ये ज़रा ये भी मुझे बताइएगा कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक इसको पढ़ा था। तो इसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़े थे शायद। कंटिंजेंट टू कंटिंजेंट इवेंट to be uncertain, सर collateral event, फोर्थ तक हमने पढ़ लिया था, हैपनिंग और or नॉन हैपनिंग विद अ फिक्स टाइम। happening of uncertain event, right? Or non-happening of uncertain event, okay. Depends on human action. ये I think यहाँ से हमें बात शुरू करनी, right? यस सर। Okay. चलो, तो वो बच्चे जो लास्ट क्लास में अवेलेबल नहीं थे उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक हकीकत पर मबनी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बहुत सारे मुआहदे कर रहे हैं लोग और इसको अदालत में चैलेंज भी किया जाता है। बहुत सारे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अगर आपने ये कर लिया तो मैं आपको भाई ये चीज दे दूंगा। इसकी एक रियल एग्जांपल अभी देते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही रियल एग्जांपल मैंने सोची कि आपको जरूर बताऊंगा कि ग्रीन लाइन कराची में बनी। आप सबने ग्रीन लाइन देखी। ग्रीन लाइन सुरजानी टाउन से शुरू होकर टावर तक जा रही है। इतना लंबा रोड, ठीक है जी। अब इतने लंबे रोड पर कितने रुपए खर्च हुए होंगे भाई? ये जो वाटर पंप का पुल है हमारा, ठीक है ना, या ये नागन चौरंगी का जो पुल है, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ एक नागन चौरंगी पर, जो सिर्फ एक चौरंगी पर बना हुआ है, अगर वो प्रोजेक्ट बिलियंस में आ गया है, 5 अरब रुपए में आ गया है, 10 अरब रुपए में आ गया है, तो जरा सोचिए कि वो पुल जो सुरजानी टाउन से शुरू हो रहा है और वो कहां जा रहा है, वो टावर जा रहा है, उसकी लागत कितनी होगी? नंबर 1। दूसरा, इतनी बड़ी लागत को किस तरीके से उन्होंने, किस मैकेनिज्म के जरिए उन्होंने फॉलो किया होगा, ठीक है ना। यानी भाई कोई प्रोसेस होगा ना, कोई प्रोसीजर होगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर 400 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, अब 400 अरब रुपए क्या एक साथ दे दिए होंगे? हाँ बनाओ। अब अगर आप किसी को किसी प्रोजेक्ट को कम बनाने के लिए 400 अरब रुपए दें तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि वो 400 अरब लेगा और किसी ऐसे मकाम पर शिफ्ट हो जाएगा जहां से उसकी वापसी क्या हो जाएगी? नामुमकिन। तो अब हमें ये भी क्या करना है, हमें ये भी कंफर्म करना है कि वो साथ साथ बनाता रहे। हम उसको 400 अरब रुपए भी एक साथ नहीं देते, बल्कि हम उसको ट्रेंचेस में देते हैं, थोड़े थोड़े करके देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। और ये सारी की सारी पेमेंट किस कॉन्ट्रैक्ट पर बेस करती है? अब आ गया मैं अपने मुद्दे पर कि वो सारी की सारी जो पेमेंट होती है वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस करती है। क्या मतलब? भाई फला जगह पर आप प्लिंथ डालेंगे, इतने करोड़ रुपए हम आपको देंगे। ये वाले सरिया डालेंगे, इतने करोड़ रुपए देंगे। ये वाले पिलर डालेंगे, इतने करोड़ रुपए देंगे। ये वाली फिनिशिंग होगी, इतने करोड़ रुपए देंगे। यानी उसमें सारी शराइत और पेमेंट का मेथड दोनों साथ साथ लिखे होते हैं। तो ये कौन सा मुआहदा होता है? ये बेसिकली कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसे क्या कहते हैं जी? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, अब आई होप सो कि बात क्लियर होगी। अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक बहुत ही अहम कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी बाकायदा तौर पर जरूरत है। जरूरत क्यों है? मैंने आपको यह भी बताया कि भाई वो भूल जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि बेसिकली होना था, ऐसा नहीं होना था। फ्रॉड होने का खतरे, अगर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को माइनस कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा फ्रॉड होने का खतरा भी दरपेश हो जाएगा। अब ये अच्छा चले घर बनाने में, एक ये तो बहुत बड़ी मिसाल, मैंने बहुत बड़ी मिसाल आपको दे दी। एक घर बनाने में, ठीक है ना, 120 गज का जो घर है, ग्राउंड प्लस 2 बनता है 70 लाख रुपए में, हमारे एरिया में 70 लाख रुपए में बनता है, ठीक है। अब अगर आप किसी ठेकेदार को आपने डायरेक्ट 70 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, क्या अब वो आपका पूरा मकान बनाकर आपको देगा? नहीं। एक ईमानदार शख्स भी होगा तो उसके भी दिमाग में बेईमानी का कीड़ा आ जाएगा और वो क्या करेगा? ही विल डेफिनेटली शिफ्ट, कहीं चला जाएगा, कुछ भी करेगा। अच्छा, अगर बहुत ही अच्छा भी होगा ना
तो वो रुला रुला कर बनाएगा। अब ये जो ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये भी कॉन्टिंजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इतना काम करोगे, ये बेसमेंट डालोगे 5 लाख, इसको टैंक बनाओगे 5 लाख, ये बनाओगे 5 लाख, ये बनाओगे 5 लाख। इसमें भी बहुत सारी ट्रेंचेस में कम से कम 5 लाख 5-5 लाख करके ये पैसे दिए जाते। ठीक है, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां तक बात पहुंच गई थी पॉइंट नंबर 3 तक, डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एक्शन। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पर बेस करता है, ह्यूमन एक्शन पर बेस करता है। सो according to section 34 of the act, when the contract is contingent upon a way of persons act in unspecified time in future, then the contract becomes void when such person does any act which renders it impossible to happen in the future. ये कौन सा है, यानी कि ये कोई आम लाइन नहीं मैंने पढ़ी आपके सामने। दरअसल मैंने क्या पढ़ा आपके सामने, मैंने आपके सामने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपके सामने पढ़ा मुआहदा, मैंने आपके सामने वो कानून पढ़ा जो पाकिस्तान में इस वक्त राइज है और उसका दफा 34 के तहत सेक्शन 34 के तहत ये कहता है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिंजेंट, यानी कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्टिंजेंट हो जाता है, यानी किसी ना किसी शर्त पर मबनी हो जाता है, अपॉन अ वे ऑफ पर्संस एक्ट, और किसी खास बंदे के अमल के ऊपर हो जाता है। खास बंदे का अमल मतलब टैंक कौन बनाएगा, इंसान बनाएंगे ना, जमीन कौन खड़ी करेगा, इंसान करेंगे, सर्विस कौन देगा, इंसान देगा। अगर तुमने 3 महीने मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब इस तरह के भी मुआहदे हो सकते हैं, तो ये कॉन्टिंजेंट होगा ना, सर्विस पर, एक्शन पर, ह्यूमन एक्शन पर बेस करते हैं। पर्सन एक्ट इन अनस्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अच्छा, ये कभी भी अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए नहीं हो सकते, कोई भी बात होगी, इट नीड्स टू बी स्पेसिफिक टाइम। इसका टाइम क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई इतने वक्त के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। अगर हम उसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, समझ में ये बात नहीं आएगी कि इस पर अमल कब होना चाहिए और कब इस पर बेसिकली अमल करना है। तो इसलिए इसमें ये कहा जाता है कि नहीं, इसमें टाइम स्पेसिफाई होना चाहिए, 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है, 5 महीने में करना है, जितने भी अरसे में करना है आप उसको क्या करेंगे, आप उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, ओके। अनस्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, और अगर अनस्पेसिफाइड टाइम होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। व्हेन सच पर्सन्स डज एनी एक्ट व्हिच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल टू हैपन इन द फ्यूचर। अच्छा, क्या होता है, अगर कोई बंदा ऐसा कुछ कर दिया उसने कि वो क्या हो गया, फ्यूचर में वो हो ही नहीं सकता। भागने की बात हुई थी रेस में, लंगड़ा हो गया, टांग कट गई, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात हो चुकी है, इसकी मैंने मिसाली शादी वाली शायद मैंने समझा दी थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। लेट्स चेक चैट में 2 मैसेज आए हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट रूल, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सर ह्यूमन एक्शन भी याद करने पड़ेंगे बेटा। मैं आपको इसका सेपरेट बताऊंगा कि आपने कितना याद करना है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबको सब सुन लें कि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। आज भी जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी, इसी आईडी पासवर्ड से आप दोबारा लॉगिन होंगे। उसमें मैं एक मुकदमा आपके सामने रखूंगा और आप लोगों के, मैं थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ी डिस्कशन होगी उसके अंदर। अच्छा, इसका बी पढ़ते हैं ना, बल्कि ए हमने पढ़ चुके हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हैपेंस विद इन अ फिक्स टाइम की बात होगी। अब पॉइंट बी पढ़ते हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if a specified uncertain event does not happen. Uncertain does not happen within fixed time. May be enforced if the event does not happen or its happening becomes impossible before the expiry of the time. A promises to pay 50,000 if certain ship does not return within a year. The contract may be enforceable if certain ship does not return within a year. ठीक है जी। अच्छा, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ऐसा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हमने ये कहा कि भाई इतने अरसे में अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो आपके पैसे ड्यू हो जाए, ठीक है ना। भले से 1 साल बाद वो चीज, वो इवेंट हो भी जाए। मिसाल के तौर पर
एक जहाज का मरीन इंश्योरेंस करवाया, मरीन इंश्योरेंस के अंदर आपने ये लिखवा दिया कि ये जहाज 1 साल में अगर वापसी नहीं आया तो आपको पैसे देने होंगे। अगर जो हमारा बंदा है, अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लिया कि ठीक है जी, अगर ये जहाज 1 साल के अंदर अंदर नहीं आया तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ऐसा ही होता है, लेट सपोज पूरा 1 साल गुजर जाता है और वो जहाज पलट कर नहीं आता, पूरा 1 साल गुजर जाता है और लेट सपोज वो जहाज जो है वो पलट कर नहीं आता। अब क्योंकि वो जहाज पलट कर नहीं आया और 365 दिन आया, लेकिन 361 दिन 366वां दिन यानी कि इमीडिएट डे आफ्टर 1 ईयर अगर वो आ भी जाता है तो उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पैसे ड्यू हो गए क्योंकि 1 साल के अंदर तो नहीं आया ना। हमारी आपकी बात 1 साल की हुई थी, अब 1 साल तक के अंदर अंदर वो नहीं आया तो अब आपको पैसे देने ही होंगे। ये बात इसमें की गई है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इफ डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम, कभी कभी फिक्स टाइम की बात कर दी जाती है और जब फिक्स टाइम की आप बात कर देते हैं तो उसमें ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट, contingency based on happening of an impossible event, contingency based on happening of an impossible event, contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कोई इम्पॉसिबल टाइप की, इम्पॉसिबल इवेंट टाइप की कोई चीज भी शामिल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, वॉइड हो जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। ठीक है जी, अगर कोई इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो, ठीक है ना। ए एग्रीज टू पे 1000 इफ बी विल मैरी एज डॉटर, ठीक है ना। सी वाज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। भाई बी की शादी सी से अगर हो जाए तो मैं उसको पैसे दे दूंगा बी को, लेकिन सी तो मर गई, अब एक मरी हुई औरत से तो शादी नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं। अब मिसाल के तौर पर जी कोई खातून नूरजहां की डेथ हो चुकी है, अब मैं बोलूँ कि फला बंदा नूरजहां से शादी कर ले, मैं उसको 2 करोड़ रुपए दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि नूरजहां की तो डेथ हो गई है। कोई भी औरत अगर किसी की डेथ हो चुकी है तो उससे रिलेटेड कोई मुआहदा शादी वादी करने का इम्पॉसिबल है। यानी कि ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुर्दे को जिंदा कर देना, अगर तुमने मुर्दे को जिंदा कर दिया मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्यों? क्योंकि दैट इज बेसिकली इम्पॉसिबल है, कि इम्पॉसिबल इवेंट है तो वो हो ही नहीं सकता। कानून में किसी इम्पॉसिबल इवेंट की गुंजाइश नहीं। अच्छा, अगला सवाल अब हम शुरू करेंगे। ये है आपने जो याद करना है, सिर्फ 3 पॉइंट मैं आपको कहूंगा, ये आप याद कीजिएगा। अगर जो चाहे कोई स्क्रीनशॉट भी ले ले फौरन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग, ये लिखते हैं यहाँ पर, मैं भी सवाल लिख देता हूँ। एक्सप्लेन, तो सब बड़ा करके लिख देते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अभी स्टार्ट हुआ है, कितना हो गया काम? आप अभी आई? यस सर। खैरियत? सर काम निपटा रही थी। ओके सही। देखें अभी ये वीडियो मिल जाएगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं वीडियो दे दूंगा इंशाल्लाह क्लास की कुछ ही देर बाद, ठीक है सर? आप यही वीडियो एसपीएफ पे अपलोड कर देंगे? जी जी, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अब देखें जरा, तवज्जो रखिएगा, माइक अपने अपने बंद रखिएगा। अच्छा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग, ये बड़ा ही मशहूर होता है बेसिकली। फिजर का मैंने बंद कर दिया। सर ये पीछे से सब्जी वाले की आवाज आ रही है, माइक ऑफ जी करवा दें इसका। सब्जी वाले का चलिए आपके पीछे से बोल रहा है, मेरा ख्याल है। बेटा जी मेरे पीछे सब्जी वाला है
और ये माइक ऑफ है। क्या कह रहा है यार, वो भी अपना कमाने निकला हुआ है, अभी क्या कर सकते और ये वाला माइक ऑफ नहीं हो सकता। हैं। हाँ वो माइक ऑफ है। ओके ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग। अब उसकी आवाज देखे, मैं थर्ड फ्लोर पर बैठा हूँ, वो ग्राउंड फ्लोर पर होगा कहीं, मैं थर्ड फ्लोर पर बैठा हूँ इस वक्त, और उसकी फिर भी इतनी आवाज आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट एंड वेजरिंग। पहला डिफरेंस, अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक वैलिड और एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसकी मैंने बहुत सारी रियल एग्जांपल्स दी आपको कि एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो है ना कानून में अहमियत भी है और इसकी वैल्यू भी है, ठीक है ना, इसको अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट इज वेरी लीगल, राइट। बट व्हाट अबाउट वेजरिंग? वेजरिंग के डिफरेंस बताने से पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि वेजरिंग एग्रीमेंट होता क्या है। शर्त लगाना, बेटिंग लगाना। मिसाल के तौर पर भाई हमने दो लड़कों को लड़वा दिया आपस में, एक तलहा को लड़ा और इदरीस को, सॉरी तलहा और खिजर को लड़वा दिया आपस में, ये तलहा और मुनीब को लड़ा दिया आपस में। अब दोनों में हम बोल रहे हैं भाई अगर तलहा जीता, मैंने कहा मैं 200 रुपए दूंगा, आपने कहा अगर इदरीस सॉरी अगर खिजर जीता तो मैं 200 रुपए दूंगा। ये बैटिंग लग गई। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, सर वो मुर्गों की लड़ाई नहीं होती? मुर्गों की बिल्कुल बिल्कुल, मुर्गों की भी लड़ाई होती है, और मुझे लग रहा है आपने भी कोई मुर्गे लड़वाए होंगे आपकी वजह से। तो देखें कोई मुर्गा उर्गा तो नहीं लड़ाया आपने। चले अब मैंने माइक कर दिया बंद, लेट मी कंप्लीट। अच्छा, तो a contingent contract is a valid contract, इसकी कानूनी वैल्यू होती है। अच्छा, मुर्गों पे वाकई में बैटिंग लगती है, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए मुर्गों पे लग जाते हैं। छोड़े खैर, पाकिस्तान इंडिया की टीम की हम बात करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, आपने पाकिस्तान पे लगा दिए 2 लाख रुपए, मैंने लगा दिए इंडिया पे 2 लाख रुपए। तो इस तरह के भी ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये इट इज वॉइड एग्रीमेंट, पाकिस्तान में। इंग्लैंड में ये वैलिड होता है, यानी कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं हमारे, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं हमारे जहां पर ये वैलिड होता है, इसको वैलिड समझा जाता है। तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वेजरिंग क्या है? शर्त लगाना। क्या हमारे यहाँ वॉइड है, शर्त लगाने की कोई कानूनी हैसियत पाकिस्तान में नहीं। सही है जी। अच्छा, तो रेसलिंग में लगती है बैटिंग, क्रिकेट में लगती है बैटिंग, घोड़ों पर लगती है बैटिंग, मुर्गों पर लगती है बैटिंग, ठीक है ना, और पता नहीं कहाँ कहाँ बैटिंग लगती होगी, वो तो इतना मुझे पता भी नहीं है शायद। अच्छा, नंबर 2, इन अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट parties have real interest in the happening or non-happening of an uncertain event, ठीक है ना। यानी कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के अगर दरमियान होता है, उन दोनों का डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है उस इवेंट के होने या ना होने से, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैंने रोड दिया बनाने के लिए, आप वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनको मैंने रोड बनाने के लिए दिया। अब मेरा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, मेरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, वी आर डायरेक्टली इन रिलेशनशिप विद दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अब वो कामयाब अगर हम होते हैं उसमें या हम नाकाम होते हैं, ठीक है जी, चाहे वो होता है नहीं होता, तो हमारा दोनों का इंटरेस्ट है। मैंने पैसे दिए आपको वो बनाने के लिए पुल, और आप बनाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो वी बोथ हैव डायरेक्ट लिंक एंड डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट इंटरेस्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब पाकिस्तान इंडिया पे अगर मैं बैट लगाता हूं कि भाई इंडिया जीता मैं दूंगा, अब अगर इंडिया जीतता है या इंडिया हारता है, मुझे क्या नुकसान हो रहा है, अपनी मेरी जात को क्या नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं भाई। 2 मुर्गे लड़ रहे हैं, कोई भी मुर्गा जीत जाए मुझे क्या, ठीक है ना। कोई 2 घोड़े भाग रहे हैं, कोई भी घोड़ा जीत जाए मुझे क्या। उसमें मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो मैं बेट लगाकर अपना इंटरेस्ट क्रिएट करता हूं, ठीक है। तो पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट एक्सेप्ट द विन और लॉस ऑफ बेट मनी। तो उसमें क्या होता है, पार्टीज का एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं होता सिवाय इसके कि उनकी बेट लगी हुई होती है। नेक्स्ट इज इन अ contingent contract, the future uncertain event is collateral to the main agreement. In contingent contract, the future uncertain event is collateral to the main agreement. यानी कि जो आने वाले वक्तों में हम जिस इवेंट का होना या ना होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे हमारा मुआहिदा जुड़ा हुआ होता है कि अगर वो होगा तो एग्रीमेंट रहेगा, अगर नहीं होगा
तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा मिसाल के तौर पर। तो वी हैव डायरेक्ट रिलेशन विद इट, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बैट के अंदर, बट इन वेजरिंग एग्रीमेंट द अनसर्टेन इवेंट इज अ सोल डिटर्मिनेशन फैक्टर ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि उसके होने में भी एग्रीमेंट रहता है, उसके ना होने में भी एग्रीमेंट रहता है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर होने में रहेगा तो ना होने में नहीं रहेगा, अगर ना होने में रहेगा तो होने में नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर भाई जहाज डूबेगा तो पैसे दूंगा, जहाज डूबेगा तो पैसे दूंगा, अगर जहाज नहीं डूबेगा तो पैसे भी नहीं दूंगा, सही। अब वहां क्या है वेजरिंग क्या है, जहाज डूबेगा मैं पैसे दूंगा, जहाज नहीं डूबेगा आप पैसे देंगे, तो वहां पर कहानी उल्टी हो जाती है। आ रही बात समझ में, तो ये चीज भी बताई गई। ओके आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी। कॉन्टिजेंट वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग इन सिंपल एक ही वर्ड में अगर वेजरिंग कहें, कोई पूछे आपसे कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, आप कहेंगे शर्त लगाने वाला एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट होता है। एक जुमले में कहें कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई शर्त आयद कर दी जाए वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है जी। अब देखें मैंने भी बिजनेस लॉ पढ़ा था और मैं जो है मेरी जब जॉब अब लगी तो मुझसे पूछा गया, अच्छा मैंने जून की रिकॉर्डिंग्स दी हैं या नहीं दी, जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा। अगर नहीं दी तब भी मुझे मैसेज चैट में बता दें। मैंने जून की सारी लिंक्स देने का कहा था, बिल्कुल आपको कहा था, नहीं दी है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग हमने देख लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2G of the Contract Act 1872 defines a void agreement as an agreement not enforceable by law is said to be void. An agreement not enforceable by law is said to be void. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है वो क्या है, वो void है। यानी कोई भी ऐसा मुआहदा आपके लोगों के दो पार्टीज के दरमियान जिसे अदालत सुनने को तैयार ना हो, ठीक है ना। बेटा ये लिंक्स में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ओपन रहेंगे, 10 दिन 5 या 15 तक ओपन रहेंगे, 15 के बाद ये लिंक्स बंद हो जाएंगे, 15 के बाद ये लिंक्स बंद हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा जो मैंने लिंक्स आपको दिए। ओके तो वर्ड एग्रीमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे कि वर्ड एग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन 2G ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसे अदालत सुनने को तैयार नहीं है वो क्या है, वो वर्ड एग्रीमेंट। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैं जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जितने बहुत तवज्जो से रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आप सब लोगों को शिप पर लेके जाऊंगा और वहां खाना खिलाऊंगा। हम जाएंगे सब शिप पर, इवनिंग का टाइम होगा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी सैं करती बीच समंदर में, हम वहाँ पे जो है वो डिनर करेंगे या शाम में जाएंगे एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। एक बंदा वहाँ पे गिटार बजा रहा होगा टिंग 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 टिंग, एक जो है मैं आपको लॉकडाउन के बाद हम खूब जो है ना पार्टी करेंगे। अब ये मैंने आप लोगों से कहा, अब लेट सपोज लॉकडाउन खुल जाता है, लॉकडाउन खुलने के बाद आप मुझसे बोलते हैं सर वो शिप, मैंने बोला वो तो शिप डूब गया, तो शिप रहा ही नहीं, अब तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। अब आपको गुस्सा आ जाता है, आप अदालत जाते हैं, जज साहब, आप जज साहब को पकड़ लेते हैं, जज साहब सरवसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया, सर तो कह रहे थे हमें लेके जाएंगे और ये हमें कहीं नहीं लेके गए, ये तो हमें यूपी मोड़ तक नहीं लेके गए ट्रूमन से, या हमें ये आयशा मस्जिद तक नहीं लेके गए वाटर पंप से। सर इनसे पूछें जज साहब को अगर मुकदमा करते हैं, जज साहब क्या कहेंगे कि भाई ये वॉइड एग्रीमेंट है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो ये कौन सा एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। बेसिकली ये जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं ये सबके सब वॉइड होते हैं क्योंकि इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती और इनको अदालत कभी भी नहीं सुनती। कोई भी ऐसा मुआहिदा जिसे अदालत नहीं सुनती उसे क्या कहते हैं, उसे वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, राइट। अ वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, ये एक टर्म इसमें यूज की, लॉफुल एक टर्म है जो इसमें यूज की गई है, वॉइड एब इनिशियो।
void ab initio क्या है? A void agreement is void ab initio and as such it does not create any legal obligation. ये क्या होता है? ये void ab initio होती है, शुरू से ये void होती है और इसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं होती। सही है ना? तो void ab initio की उर्दू तर्जुमा क्या है? शुरू से ही void होना, शुरू से ही कानूनी हैसियत ना होना, ये बेसिकली इसका मतलब है। तो void agreement is void ab initio। एक void agreement शुरू से ही void होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग वो void होता है, शुरू से ही उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। एंड एज सच इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, और क्योंकि वो शुरू से ही काबिले समाअत मुआहिदा नहीं होता, इसलिए शुरू से ही उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं होती। एन एग्रीमेंट दो इट माइट possess all the essential elements of valid contract, हो सकता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जो तमाम के तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो भी सारे पूरे करता हो, must not have been expressly declared void any law in force in the country। लेकिन ये भी पॉसिबल है शायद कि उसको लॉ ने वक्ती तौर पर उसको वैलिड इनवैलिड कर दिया हो। मिसाल के तौर पर दाल एक्सपोर्ट करना, चावल एक्सपोर्ट करना, कंप्यूटर एसेसरीज एक्सपोर्ट करना, चीनी एक्सपोर्ट करना, आम एक्सपोर्ट करना, ऑरेंज बनाना एक्सपोर्ट करना, इन तमाम चीजों पर भी वक्ती तौर पर कभी कभी पाबंदी लग जाती है। ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, तो दोबारा सुन लें कि 10 डेज की हमारी वीडियोस पर वो है पाबंदी है, 10 दिन आप देख सकते हैं, 10 दिन के बाद ये ऑटो पे बंद हो जाएंगे। उसकी वजह ये कि आई वांट कि आप पिछली चीजों को ना रगड़ें, आपने आगे बढ़ना है। बस 10 दिन में उसको 10 बार देखें, 1000 बार देखें, उसके बाद आपको मैं आगे की वीडियोस दूंगा ना। अब क्या होगा, 15 जुलाई आ जाएगी, फिर जुलाई भी खत्म हो जाएगा, मैं जुलाई की वीडियोस आपको सारी दे दूंगा। तो आपने आगे आगे बढ़ना है, जस्ट मूव ऑन, आगे जाते रहे, इसको बस याद कर करके इसको रखते रहे रजिस्टर में क्लिक करके। इसी तरह तैयारी होगी। पिछली इतनी सारी वीडियोस अगर आपके पास होंगी तो आप खुद भी परेशान होंगे ना। ठीक है ना? तो बस हम सीनियर हैं, हम आपसे बड़े हैं, चाहे भले से मैं आपसे 6 महीने 1 साल ही बड़ा हूँ, लेकिन बड़ा तो हूँ ना, तजुर्बा आपसे फिर भी ज्यादा रखता हूँ। तो आपको मेरी बात सुननी है, समझनी है, उस पर अमल करना है, इंशाल्लाह वो आपके काम आएगी। ठीक है? द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, डिक्लेयर्ड वॉइड हैं। जी कल वाली भी मैंने खोल दिए हैं, सारी मैंने कल वाली भी छोड़ दी, मतलब सारी लिंक मैंने ओपन कर दिए, कल वाले भी जो नहीं हो रहे थे वो भी अब हो जाएंगे ओपन। द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड टू बी वॉइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नंबर 1, एग्रीमेंट्स बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टी। अगर कोई इनकॉम्पिटेंट बंदा कोई मुआहिदा कर लेता है, मतलब 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, या कोई पागल है, थोड़ा नफसियाती है, गरीब है, इंसॉल्वेंट है, मुजरिम है, यानी कि बहुत सारी कंडीशंस हैं किसी के भी इनकॉम्पिटेंट होने की, और अगर उसमें कोई भी एक भी अगर अलामत पाई जाती है इनकॉम्पिटेंट होने की, तो उससे किया हुआ मुआहिदा क्या हो जाएगा, उससे किया हुआ मुआहिदा वॉइड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। सही? आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के बाद है एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर दोनों पार्टी से गलत हो तो, मिस्टेक में मैंने आपको पढ़ाया ये बात कि अगर गलती एक तरफा होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कायम रहता है। अगर गलती एक तरफा होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कायम रहता है, लेकिन अगर वो गलती दो तरफा होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो सकता है। सही है जी? तो इसमें ये बताया गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने गलती कर दी ना। दोनों बोलेंगे यार हाँ दोनों ने गलती कर दी, चलो मिसाल के तौर पर भाई एक मुआहदा हुआ दोनों के, दो पार्टीज के दरमियान। डॉक्टर तैमूर नामी एक डॉक्टर थे जो पागलों के डॉक्टर थे। ठीक है? अब एक बंदा था, उसको किडनी का ऑपरेशन करवाना था, वो आता है और उसको वो गलती से नफसियाती अस्पताल में एडमिट हो जाता है। उसका नाम होता है जी अयाज। अयाज जो है वो गलती से नफसियाती हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है किडनी के लिए, और वो भी नहीं देखता, वो समझता है ये पागल है, अयाज दिखने में पागल लग रहा होता है, तो तैमूर भी उसको एडमिट कर लेता है। दोनों से गलती हुई, वो मुआहिदा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी?
अच्छा, मैं मिसाल के तौर पर मैं आप परिंदे बेच रहा हूँ, मैंने गलती से आपको मेल की जगह फीमेल दे दिए, आपने भी गलती से रख लिए, दोनों ने गलती हुई, वो दोबारा आप आएंगे तो वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये होता है जब दोनों पार्टी हम गलती करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। एग्रीमेंट्स, अच्छा कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई सद्भाव नहीं होता और कि कोई उसका हल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे आखिरी मिनट चल रहा है। हाँ, आखिरी मिनट चल रहा है, दोबारा इसे